नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज की आज हम 104वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज में आपको उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर नहीं करते, इनके साथ पूरी डिटेल को भी देख जाते हैं, जिससे आपका मिक्स उत्तराखंड रिवीजन भी हो जाता है और उत्तराखंड जीके की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाती है। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखी है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ साथ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं जो उत्तराखंड में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति काष्ठ कला के लिए जानी जाती है। देखिए, काष्ठ कला यानी जो काष्ठ शिल्प होता है, लकड़ी से बने हुए जो उत्पाद होते हैं, लकड़ी के शिल्प में काष्ठ कला में कौन सी जनजाति को निपुण माना जाता है, यह क्वेश्चन पेपर में आया था। सही आंसर है इसका राजी जनजाति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजी जनजाति को काष्ठ कला में, काष्ठ शिल्प में निपुण माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं राजी जनजाति को लेकर, यहीं पर उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो राजी जनजाति है ये जंगलों में निवास करती है, ठीक है, और इसीलिए राजी जनजाति को वनरौत या वनरावत या जंगल के राजा कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कौन सी जनजाति जंगल के राजा कहलाती है, तो भी आंसर राजी जनजाति होगा। जंगलों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो भी आंसर राजी जनजाति होगा। ठीक है, जो राजी जनजाति है ये अपने को रजवार मानते हैं, यानी अपने को ये राजपूत मानते हैं, जबकि जो विद्वान है वो इन्हें कोल और किरातों का वंशज यहां पर मानते हैं। ठीक है, इनकी भाषा पेपर में आती है कि जो मुंडा है किस जनजाति की भाषा है, या राजी जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं, इनकी भाषा को मुंडा कहा जाता है। जो राजी जनजाति के आवास होते हैं, इनके आवासों को रौत्यूड़ा कहा जाता है। यह क्वेश्चन पेपर में आया है कि राजी जनजाति में आवासों को क्या कहते हैं, रौत्यूड़ा कहते हैं। ठीक है, इनमें शादी से पहले दो प्रमुख संस्कार किए जाते हैं, एक है आपका सांग जांगी संस्कार और एक है आपका पिंठा संस्कार। किस जनजाति से संबंधित हैं, ये दोनों के दोनों राजी जनजाति से संबंधित हैं। एक और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जो बागनाथ देवता हैं किस जनजाति के मुख्य देवता हैं, बागनाथ देवता इन्हीं के मुख्य देवता हैं। ठीक है, दो इनके प्रमुख त्योहार हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ये दो किसके प्रमुख त्योहार हैं, राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। एक और प्रसिद्ध त्योहार है राजी जनजाति का गोरा अट्ठावली। ये भी पेपर में पूछा जाता है, गोरा अट्ठावली किस जनजाति का त्योहार है, राजी जनजाति। और एक और क्वेश्चन यहीं पर नोट कर लीजिए, किस जनजाति में सप्ताह के दिनों का जो नाम का अलग स्वरूप देखने को मिलता है, वो भी राजी जनजाति में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने पूरे टॉपिक को, राजी जनजाति को लेकर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इनकी भाषा को लेकर, आवासों को लेकर, संस्कारों को लेकर, मुख्य देवता को लेकर, हमने यहीं पर सबको लिख लिया। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, नोट्स आपको इस सीरीज में कैसे बनाने, चाहे वो हमारी उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस हो, टॉप जीके एमसीक्यू वाली सीरीज हो, आपने क्वेश्चन को लिख लेना है और जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसी से जुड़ी हुई उन सबको उसी के साथ लिखते हुए चलना है। इससे आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आपको पता चल गया कि कैसे कैसे लैंग्वेज में एग्जामिनर पूछता है, और उसी की एक्सप्लेनेशन, उसी से जुड़े हुए सारे प्रश्न आपको एक जगह पर मिल गए। तो जब भी आप रिवाइज करने जाएंगे, एक क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके साथ आप 10 क्वेश्चन और कवर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी बांध विरोध समिति 1978 में जो बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, टिहरी बांध के खिलाफ सबसे पहले आवाज किसने उठाई, टिहरी बांध का काम 76 दिनों तक किसने रोका रखा, और टिहरी बांध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने डाली। अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर भी अलग अलग है। यहां पर है टिहरी बांध विरोध समिति, इसका गठन 1978 में किया गया था और विद्यासागर नौटियाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, टिहरी बांध के विरुद्ध सबसे पहले आवाज किसने उठाई, तो सबसे पहले आवाज कमलेंदुमती शाह ने उठाई। ठीक है, कमलेंदुमती शाह यहां पर होगा। तीसरा क्वेश्चन सुंदरलाल बहुगुणा को लेकर आता है। 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यहां पर धरना दिया गया और 76 दिनों तक टिहरी बांध के निर्माण को इन्होंने रोके रखा। ठीक है,
और फिर आते हैं वीरेंद्र सकलानी। 1979 में टिहरी बांध के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई जो इनके द्वारा डाली गई। तो चारों का संबंध टिहरी बांध से है। विद्यासागर नौटियाल टिहरी बांध विरोध समिति के अध्यक्ष थे। कमलेंदु शाह ने सबसे पहले आवाज उठाई। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में यहां पर 76 दिनों तक काम रोके रखा और वीरेंद्र सकलानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, अल्मोड़ा में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसको कहा जाता है कटारमल सूर्य मंदिर। इस कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कटारमल देव ने करवाया था। ठीक है, और ये जो बूटधारी सूर्य मंदिर है इसी मंदिर का दूसरा नाम है। तो इनडायरेक्टली आपसे इस मंदिर के बारे में पूछ रहा है। इसी का दूसरा नाम है बूटधारी सूर्य मंदिर और इसी मंदिर को बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। एक पेपर में पूछा गया था कटारमल सूर्य मंदिर में किसकी मुख्य प्रतिमा है? बड़ा आदित्य की, यानी सूर्य देव की प्रतिमा है। और एक और पेपर में पूछा गया था कटारमल मंदिर किसे समर्पित है? तो यहां सूर्य देव को समर्पित है, यहां सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण कटारमल देव ने करवाया था। ठीक है, यह मंदिर उत्तराखंड शैली में बना हुआ है और वर्तमान में कटारमल सूर्य मंदिर के जो कपाट हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो देखिए, चंदों की जो कर व्यवस्था थी उसके ऊपर, गोरखाओं की जो कर व्यवस्था थी उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो हमारे बने हुए हैं। चंद काल में जो सिरतान होता था यह केवल नगद संबंधी होता था, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक टैक्स होता था, सिरतान होता था जो इसको चुकाता था। चंद काल में एक टैक्स होता था जिसे सिरती कहते थे। सिरती एक नगद टैक्स होता था और जो इसको चुकाता था उसे सिरतान कहा जाता था। तो सिरतान का संबंध या सिरतान टैक्स भी इसको कई बार लिखा गया है कुछ किताबों में। प्रॉपर टैक्स का नाम सिरती था और जो इसको चुकाने वाले होते थे उन्हें सिरतान कहा जाता था। सिरती एक नगद कर था, इस चीज को ध्यान रखना, पूछा जाएगा। ठीक है, तो केवल नगद से संबंधित है। नगद के बदले अनाज वाला कर कौन सा था? तो वह कर था आपका कूत। इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। सिरती एक नगद टैक्स था। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और इस दांडी मार्च में उनके साथ टोटल शुरुआत में जब वो चले साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रही थे। जैसे जैसे वो दांडी की ओर बढ़े तो उनके साथ हजारों लोग चलते गए। शुरुआत में 78 थे। इन 78 में से 3 लोग उत्तराखंड के थे। तो कौन है वो 3 व्यक्ति उत्तराखंड के जो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ चले? इनके नाम है, एक आपके थे ज्योतिराम कांडपाल, इनके अलावा भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। ये 3 व्यक्ति थे। तीनों में से आपका यहां पर एक ही नाम देखने को मिल रहा है और यही आपका सही आंसर है, ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल को लेकर 2 बातें आपने और याद करनी है। देघाट के अंदर एक मंदिर है, उद्योग मंदिर आश्रम। क्वेश्चन आता है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने करी? तो आप ज्योतिराम कांडपाल का नाम बताएंगे। एक और चीज, जब हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था दांडी मार्च के बाद धरसाना कांड हुआ था। काफी फेमस कांड है, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन आता है सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरसाना कांड में उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो भी ज्योतिराम कांडपाल का नाम आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो देखिए, उत्तराखंड के शहरों के पुराने नाम, प्राचीन नाम अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। मुंडिया की बात करें तो यह बाजपुर का पुराना नाम है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बाज बहादुर चंद ने 1665 में बाजपुर की स्थापना करी थी और इसे मुंडिया के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश काल में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो मुंडिया किसका प्राचीन नाम है? बाजपुर का। बाजपुर किस नदी के तट पर है? तो बाजपुर आपके धूमा नदी के तट पर है। कहीं पर इसे धूमा नदी लिखा है, कहीं पर इसे घूमा नदी लिखा गया है। तो इस नदी के तट पर है आपका बाजपुर, जिसका पुराना नाम मुंडिया था। एक और चीज पूछी जाती है, जसपुर का प्राचीन नाम बताइए। जसपुर का प्राचीन नाम शाह जफर था। कुछ जगहों पर शाह जफर है, कुछ जगहों पर शाह जगीर है। तो दोनों नाम किसके हैं? ये आपके जसपुर के हैं। अकबर के शासनकाल में ये शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, एक और चीज काशीपुर के बारे में भी पूछा जाता है। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो काशीपुर का प्राचीन नाम गौविषाण था।
उधम सिंह नगर में ही ये सारे आपके स्थित हैं। उधम सिंह नगर में एक और प्रसिद्ध जगह है नानक मत्ता। नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या था? उसका प्राचीन नाम बख्शी था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। हल्द्वानी किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसे माना जाता है हल्द्वानी का संस्थापक? तो देखिए, आधुनिक हल्द्वानी की ये बात कर रहा है और हल्द्वानी यानी कि आधुनिक हल्द्वानी का निर्माता विलियम ट्रेल को माना जाता है। विलियम ट्रेल ने 1834 में आधुनिक हल्द्वानी की नींव रखी और इसे ही हल्द्वानी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी दिया था। उससे पहले इसे हल्द्वानी के नाम से जाना जाता था, अलग अलग नामों से जाना जाता था। हल्द्वानी नाम भी ट्रेल ने दिया था। ठीक है, ट्रेल ने अपने लिए यहां पर एक बंगला भी बनाया था रहने के लिए, जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, बताइए खाम का बंगला कहां है? हल्द्वानी में। किससे संबंधित है? विलियम ट्रेल से संबंधित है। ठीक है, हल्द्वानी में नहरें बनाने का काम किसने किया? हल्द्वानी तो बना दिया ट्रेल ने, हल्द्वानी में नहरें किसने बनवाई? तो नहरें बनाने का काम रैमजे ने यहां पर किया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने 1857 की क्रांति के बारे में देखा था, उत्तराखंड में उसका जो प्रभाव पड़ा, तो जो क्रांतिकारी थे 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी के ऊपर कब्जा कर लिया था 17 सितंबर 1857 को। रैमजे ने किस अंग्रेज अधिकारी को हल्द्वानी में भेजा था क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए, यहां पर क्रांति का दमन करने के लिए? तो रैमजे ने यहां पर हल्द्वानी में मैक्सवेल को भेजा था। इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या है? हल्द्वानी को प्राचीन नाम बमोरी के नाम से भी है। हल्द्वानी भी कहा जाता था, अलग अलग नाम थे। प्राचीन नाम बमोरी था, हल्द्वानी नाम इसे ट्रेल ने दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हल्द्वानी को लेकर पेपर में पूछा गया है, नाहन पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? तो नाहन पर्वत श्रृंखला आपके हल्द्वानी के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्राम आलयों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में यात्रा पथ पर जो विश्रामालय बने होते थे, इन सबको चट्टी कहा जाता था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे गरुड़ चट्टी, हनुमान चट्टी, ये सब यात्रा पथों पर बने हुए विश्रामालय थे। नेक्स्ट है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो कुमाऊं गढ़वाल में जो पहली जेल बनी थी, ये आपके 1816 में स्थापित करी गई थी। अब कुमाऊं गढ़वाल दिया है, कई बार आता है कुमाऊं की पहली जेल कब बनी, कई बार आता है उत्तराखंड की पहली जेल कब बनी। इस बार उसने एग्जाम में दिया था कुमाऊं गढ़वाल की। सिंपल सा क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहली जेल जो बनी वो 1816 में बनी। अल्मोड़ा जेल का इसके तहत गठन किया गया था। एक पेपर में तो डायरेक्ट पूछा गया था अल्मोड़ा जेल कब बनी, तो अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी, राज्य में बनने वाली पहली जेल। इसके बाद पौड़ी जेल का निर्माण हुआ, पौड़ी जेल आपके 1821 में बनी। ठीक है, अल्मोड़ा जेल 1816 में बन गई। अगर आपसे पूछेगा अल्मोड़ा थाना कब बना, देखिए जेल अलग थाना अलग। अल्मोड़ा थाना 1837 में बना और अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1815 में उत्तराखंड में पहली डाक प्रणाली कहां स्थापित की गई थी? तो उत्तराखंड में डाक प्रणाली व्यवस्था ये शुरू हुई 1815 में। गार्डनर ने इसको शुरू किया था, लेकिन इसका जो विस्तार हुआ प्रॉपर तरीके से वो ट्रेल ने किया। इसीलिए कुछ जगहों पर ट्रेल को भी इसका नाम दिया गया है कि ट्रेल ने ही इसे उत्तराखंड में शुरू किया। डाक प्रणाली क्वेश्चन आया था पेपर में, किस किस के बीच शुरू करी गई? तो उत्तराखंड में अंग्रेजों के आने से पहले गढ़वाल में पमार वंश शासन कर रहा था और कुमाऊं में चंद वंश शासन कर रहा था। अंग्रेजों के आने से पहले यानी गोरखाओं से पहले, क्योंकि उसके बाद गोरखा आए और फिर गोरखाओं के बाद अंग्रेज आए। पवारों की राजधानी कहां थी? श्रीनगर। और चंदों की राजधानी कहां थी? अल्मोड़ा। तो जो पहली डाक प्रणाली शुरू करी गई वो अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में ही शुरू करी गई, क्योंकि ये दो ही उस समय प्रमुख नगर थे। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देहरादून को आपने टिक नहीं करना है, अल्मोड़ा और श्रीनगर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सदई रचना किस लेखक की कृति है? तो एक रचना यहां पर दी गई है सदई, और ये जिस व्यक्ति की है वो व्यक्ति काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यह रचना तारादत्त गेरोला की है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तारादत्त गेरोला की बात करें तो इनके द्वारा गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन आता है गढ़वाल हितकारिणी सभा जो 1901 में बनी थी, किसने बनाई? तारादत्त गेरोला। तारादत्त गेरोला का जन्म टिहरी में होता है, 1875 में इनका जन्म होता है। इनकी जो ये सदई रचना है यह गढ़वाली कविताओं की रचना है। तो गढ़वाली कविताओं की पुस्तक सदई किसकी है? तारादत्त गेरोला।
जैसा उत्तराखंड का पैटर्न है, हो सकता है अगली बार पूछ ले ये किससे संबंधित है, गढ़वाली कविताओं से संबंधित है। ठीक है, 1921 में इसका प्रकाशन हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये कब आई। तारादत्त गैरोला की एक किताब और है, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ये किताब भी किसकी है, तारादत्त गैरोला। ठीक है, तारादत्त गैरोला को 1917 में राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो टिहरी के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला, टिहरी में पहला अंग्रेजी स्कूल खोलने वाला व्यक्ति कौन था? प्रताप शाह। प्रताप शाह की बात करें, इन्होंने 1871 से लेकर 1886 तक टिहरी पर शासन किया। पंवार वंश के ये शासक थे। टिहरी में जो पहला अंग्रेजी स्कूल खोला गया वो इन्हीं के द्वारा 1883 में खोला गया, और इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी, तो आप प्रताप शाह का नाम लेंगे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। इसके अलावा टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी? क्वेश्चन आता है, टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी? टिहरी के अंदर वन विभाग की स्थापना किसने करी? सबका आंसर होगा प्रताप शाह। ठीक है, टिहरी में जो पहला खैराती दवाखाना खोला गया 1876 में, इन्हीं के द्वारा खोला गया, इसको भी याद करेंगे, पूछा जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे प्रताप शाह से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंवार शासक के समय सिखों ने 1775 और 1778 में 2 बार आक्रमण किए थे? तो देखिए, पंवार वंश के ऊपर यानी श्रीनगर के ऊपर जो समय यहां पर शासन कर रहे थे, 1775-78 की बात हो रही है, तो इस समय श्रीनगर इनकी कैपिटल थी। गोरखा अभी आए नहीं है, पंवार वंश कमजोर होना यहां से शुरू होगा, क्योंकि कुमाऊं में उथल पुथल मचेगी और 1790 में गोरखा कुमाऊं में आ जाएंगे। 1775, 78 और 1785 तक का जो दौर था, लगातार सिखों के आक्रमण गढ़वाल के ऊपर होते रहते थे। सिखों के 2 प्रमुख आक्रमण जो हुए गढ़वाल में, एक 1775 में हुआ और एक 1778 में हुआ, और यह आक्रमण ललित शाह के काल में हुए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ललित शाह की बात करें तो प्रदीप शाह के बाद ये गद्दी पर बैठे। 1772 से लेकर 1780 तक ये पंवार वंश के शासक रहे, और दोनों वर्ष आपके इन्हीं के टाइम पीरियड में आ रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह राजा बनने वाले कौन है? प्रद्युमन शाह, वो इन्हीं के पुत्र थे, ललित शाह के। ठीक है, 2 प्रमुख आक्रमण इनके काल में हुए। ललित शाह के बाद जयकृत शाह गढ़वाल के शासक बने, और जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए एक टैक्स देना यहां पर स्वीकार किया। कौन सा टैक्स था? राखी नामक टैक्स। क्वेश्चन आता है, किस पंवार शासक ने राखी नामक टैक्स देना स्वीकार किया था सिखों को? यह देना शुरू किया था जयकृत शाह ने। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद करने हैं। ठीक है, ललित शाह को लेकर एक और क्वेश्चन ध्यान रखना। 1779 में जो कुमाऊं में मोहनचंद था, वो गद्दी पर बैठ चुका था। उसको हटाने के लिए हर्षदेव जोशी ने, जिसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। ललित शाह ने मोहनचंद को 1779 में बगवाली पोखर के युद्ध में पराजित किया और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। और फिर की कहानी हम जानते हैं, कुमाऊं में उन्होंने प्रद्युमन शाह को राजा बनाया और गढ़वाल में जयकृत शाह गद्दी पर बैठे। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है? तो कौन सी घटना है जिसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहते हैं? यह कहा जाता है 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड को। देखिए, रामपुर तिराहा कांड भी इसको कहते हैं और इसी को मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। कब हुई यह घटना? 2 अक्टूबर 1994। इसी को उत्तराखंड में क्रूर शासक की क्रूर साजिश यहां पर कहा जाता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड देश में सभ्य समाज पर एक कलंक है, यह किसने कहा था? उत्तराखंड के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, किस घटना को उत्तराखंड में काला दिवस के रूप में बोलते हैं? तो काला दिवस माना जाता है खटीमा गोली कांड को। खटीमा गोली कांड 1 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्वारखिया उडियार शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां मिली है, जिसमें मानव और पशुओं की आकृति क्रमशः है। देखिए, ग्वारखिया उडियार की अगर हम बात करते हैं, ग्वारखिया उडियार आपके चमोली में है। चमोली में डुंगरी गांव में यह गुफा आपकी स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है ग्वारखिया उडियार? अलकनंदा के तट पर है।
यहां से हमें इंसानों की और जानवरों की आकृतियां मिली हैं। टोटल आकृतियां 41 मिली हैं। इन 41 में से 33 आकृतियां मनुष्यों की हैं और 8 आकृतियां पशुओं की हैं। हमसे क्रमशः में पूछा है पहले मानव फिर पशु, तो पहले मानव और फिर पशु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों को यहां पर त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। ग्वारख्या उडियार को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है? नाम याद करेंगे, राकेश भट्ट। ठीक है, ग्वारखा उडियार को प्रसिद्ध करने का श्रेय इनको जाता है। जो मुख्य विषय है गोरखा उडियार से जो हमें चित्र मिले हैं, पशुओं को हांका देकर घेरना, उनको हांका देकर आगे ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखाओं की स्थायी सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो देखिए, गोरखाओं की सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे। एक होते थे परमानेंट सैनिक और एक होते थे टेम्पररी सैनिक। तो जो कार्यरत सैनिक होते थे उनको जागरिया बोला जाता था, जागरिया या उनको जागचा बोला जाता था। और जो सेवा मुक्त होते थे या कुछ समय के लिए वो सेना में आते थे, उनको ढाकरिया बोला जाता था या ढाकचा बोला जाता था। तो ये 2 कैटेगरी होती थी सेनाओं में गोरखाओं की। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया था? तो उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में कब जोड़ा गया? 1902 में जोड़ा गया। स्टैटिक बेस्ड जीके है, कई बार पूछा गया है। वृत्त संहिता में राज्य की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है? तो किस जाति को तंगा कहा गया है? वृत्त संहिता में उत्तराखंड की खस जाति को कहा गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? देखिए, उत्तराखंड को टोटल 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह जो बांटा है, इसे जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं आपके एस.सी. खरकवाल, इनके द्वारा उत्तराखंड की जलवायु को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है उपोष्ण जलवायु, 900 मीटर तक की जलवायु को कहते हैं। दूसरी गर्म शीतोष्ण जलवायु, 900 से लेकर 1800 मीटर तक। इसके बाद शीत शीतोष्ण जलवायु, 1800 से लेकर 3000 मीटर तक। एल्पाइन जलवायु, 3000 से 4200 मीटर तक। और फिर हिमानी प्रकार की जलवायु 4200 से ऊपर। ये कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है। एक कैटेगरी उन्होंने और बनाई है 2500 से 3500 मीटर की कैटेगरी, और इसको कहा जाता है शीत शुष्क जलवायु। ठीक है, ये पेपर में आई थी कि शीत शुष्क जलवायु किस मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? 2500 से 3500 मीटर। नेक्स्ट है, चीड़ वृक्ष राज्य के किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो चीड़ कौन से प्रकार के वनों का प्रमुख वन है, पेड़ है? यह है आपके कोणधारी वन। उत्तराखंड में यह क्वेश्चन आया था कि प्रमुख कोणधारी वन कौन सा है? तो प्रमुख कोणधारी वन आपका चीड़ वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और उनकी प्रैक्टिस करी, साथ में रिवीजन किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।